प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। दिनांक 26/2/2021 दिन शुक्रवार को लिए गए रिवीजन टेस्ट पर आधारित आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों के विषय में चर्चा की जाएगी। ये 60 प्रश्न 10वीं कक्षा के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड एवं पद्य खंड से पूछे गए महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है कि अट नहीं रही है के रचनाकार हैं सूरदास, पंत, तुलसीदास, ऋतुराज, इनमें से कोई नहीं। अट नहीं रही है यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, अतः प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 4 से ही होगा, इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर 5 स्वयं प्रकाश की रचना है बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, नेताजी का चश्मा, संस्कृत। तो सही उत्तर होगा स्वयं प्रकाश की रचना है नेताजी का चश्मा। प्रश्न नंबर 3 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो यह रचना है यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है, अतः प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? वह उसके सुख दुख की साथी थी। बेटी के अलावा उसका इस संसार में कोई नहीं था, क्योंकि बेटी विदा होने वाली थी। तो कन्यादान जो यह पाठ है, यह पाठ ऋतुराज जी के द्वारा लिखित है और उसी पाठ से संबंधित यह प्रश्न है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी, विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 है सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, किसका कथन है? राम, लक्ष्मण, परशुराम, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा परशुराम, विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 6 लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की क्या विशेषता है? वे खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं, वे खीरे को बहुत अच्छे से काटते हैं, वे खीरे के दाम बहुत महंगे लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर 1 होगा सही, वे खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 फादर के व्यक्तित्व के बारे में पाठ में क्या बताया गया है? वे लंबे कद के थे, सफ़ेद चोंगा पहनते थे, रंग गोला और नीली आंखें थीं, उपर्युक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 अट नहीं रही है कविता में किसका चित्रण किया गया है? ऋतुराज के सौंदर्य का, फागुन मास के सौंदर्य का, जेठ के महीने के सौंदर्य का, शरद के सौंदर्य का। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, फागुन मास के सौंदर्य का। प्रश्न नंबर 9 है फादर के स्वभाव में क्या बात शामिल नहीं थी? रिश्तों का निर्वाह करना, दूसरों के दुख के बारे में जानना, दुख की घड़ी में शांत बना देना, अपने दुख तकलीफ की चिंता करना। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर 4 है अपने दुख तकलीफ की चिंता करना, यह फादर कामिल बुल्के जी के स्वभाव में शामिल नहीं था। वे हमेशा दूसरों के दुख और तकलीफ की ही चिंता किया करते थे। दूसरों के दुख और तकलीफ के आगे वे अपने दुख और तकलीफ को भूल जाते थे, अतः प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है लेखक को क्या याद नहीं आ रहा? अपनी पत्नी की मृत्यु, पुत्र की मृत्यु, फादर के शब्दों में झरती विरल शांति, फादर की उपेक्षा। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, फादर की उपेक्षा
लेखक को याद नहीं आ रहा था। प्रश्न नंबर 11, नवाब साहब खीरे क्यों नहीं खा रहे थे? संकोचवश, उन्हें खीरे अच्छे नहीं लगते, ट्रेन में खाना मना है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। नवाब साहब खीरे संकोच में नहीं खा रहे थे। प्रश्न नंबर 12, भगत की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण, ससुर की चिंता के कारण। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, ससुर की चिंता के कारण। प्रश्न नंबर 13 है, हालदार साहब कस्बे से गुजरते वक्त रुककर पान खाते और मूर्ति को क्यों देखते थे? उनको मूर्ति सुंदर लगती थी, उनको चश्मा अच्छा लगता है, उनकी आदत बन गई थी, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, उनकी आदत बन गई थी। प्रश्न नंबर 14 है, हालदार साहब को किस बात का आश्चर्य हुआ? मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? मूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, मूर्ति बोलने लगती थी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, मूर्ति का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, इस बात का आश्चर्य हालदार साहब को होता था। प्रश्न नंबर 15, पान वाला कैसा आदमी था? खुशमिजाज, क्रोध वाला, शंका करने वाला, छोटा और भला। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, खुश मिजाज वाला। प्रश्न नंबर 16, किसका संगीत सब पर जादू कर देता था? रेडियो का, बाल गोविंद भगत का, स्त्रियों का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा, बाल गोविंद भगत का संगीत सब पर जादू कर देता था। प्रश्न नंबर 17 है, इक अति चतुर होते पहले ही का क्या अर्थ है? कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, कृष्ण पहले चतुर थे अब नहीं, कृष्ण की चतुराई किसी काम की नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। प्रश्न नंबर 18, निराला जी ने बच्चों के घुंघराले बालों से किसकी तुलना की है? उत्तर, आकाश से, बादलों से, पक्षियों से, धरती से। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वह होगा बादलों से निराला जी ने बच्चों के घुंघराले बालों की तुलना की है। प्रश्न नंबर 19, कैप्टन देखने में कैसा था? जवान व हिष्टपुष्ट, मजबूत फौजी, बूढ़ा व कमजोर, गोरा चिट्ठा। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, बूढ़ा व कमजोर। प्रश्न नंबर 20, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे थे? हारमोनियम, खंजड़ी, ढोलक, सितार। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, खंजड़ी। प्रश्न नंबर 21 है, किसके उर पर माला पड़ी है? उर माने हृदय, किसके उर पर माला पड़ी है? नदियों के, पर्वतों के, वृक्षों के, प्रकृति के। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, प्रकृति के उर पर माला पड़ी है। प्रश्न नंबर 22, अट नहीं रही है का अर्थ है? समा नहीं रही है, दिखाई नहीं दे रही है, बहुत भारी है, अन्य। अट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समाना, अतः प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, समा नहीं रही है। प्रश्न नंबर 23, किसके सांस लेने के कारण चारों ओर सुगंध फैल रही है? फागुन के, फूलों के, पत्तों के, मनुष्य के। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, फागुन के सांस लेने के कारण चारों ओर सुगंध फैल रही है। प्रश्न नंबर 24, प्रभातियां का अर्थ है? सुबह गाए जाने वाले गीत, ईश्वर को प्रसाद चढ़ाना, भजन गाते हुए फेरी लगाना, सवेरा होना। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, सुबह गाए जाने वाले गीत। प्रश्न नंबर 25 है, बाल गोविंद भगत कहाँ बैठकर भजन गाया करते थे? गांव की चौपाल में, पोखरे के ऊंचे भीड़े पर, नदी किनारे, मंदिर में। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प नंबर 2 सही होगा,
पोखरे के ऊंचे भिंडे पर। प्रश्न नंबर 26, धाराधर ओ में धाराधर का अर्थ है पृथ्वी, बादल, फरसा, शेषनाग। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। धाराधर शब्द का अर्थ है बादल। प्रश्न नंबर 27, परशुराम ने कुल घातक किसे कहा है? बादलों को, बिजली को, परशुराम के फरसे को, भृगुवंशियों को। प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, परशुराम के फरसे को। प्रश्न नंबर 28, परशुराम का क्रोध कैसा था? जल के समान शीतल, वायु के समान वेगवान, आग के समान प्रचंड, हवन कुंड की आग के समान प्रबल। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, हवन कुंड की आग के समान प्रबल। प्रश्न नंबर 29 यानी 29, गर्मियों में बाल गोविंद अपने आंगन में किस पर बैठते थे? कुर्सी पर, खटिया पर, आसन जमाकर, घास में। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, आसन जमाकर। प्रश्न नंबर 30, प्रेम मंडली क्या करती थी? खंजड़ियाँ और करताल बजाती थी, प्रेम भरी बातें करती थी, बाल गोविंद की प्रशंसा करती थी, उपदेश सुनाती थी। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर 1 सही है, खंजड़ियाँ और करताल बजाती थी। प्रश्न नंबर 31 है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। नेताजी का चश्मा, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इनमें से कोई नहीं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है बाल गोविंद भगत। और इस विकल्प में बाल गोविंद भगत कहीं पर भी नहीं दिया गया है, इसलिए प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32, धुंधले प्रकाश से कवि का क्या आशय है? घर में रोशनी कम होना, जानकारी का अभाव, विवाह सुख की अस्पष्ट जानकारी होना, विवाह सुख की स्पष्ट जानकारी होना। तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, विवाह सुख की अस्पष्ट जानकारी होना। प्रश्न नंबर 33 है, दुख बांचना किसे नहीं आता था? माँ को, दादी माँ को, सास को, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दुख बांचना, बांचना का शाब्दिक अर्थ होता है समझना, दुख के विषय में समझना उस कन्या को, बेटी को नहीं आता था। अतः प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 34, उत्साह कविता में कवि ने घने काले बादलों के बीच बिजली की रेखा को क्या माना है? उत्साहित करने वाली, निराश करने वाली, विनाश करने वाली, नया जीवन देने वाली। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, नया जीवन देने वाली। प्रश्न नंबर 35 है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कविता में यह सीख कौन किसे देती है? नानी अपनी बेटी को, माँ अपनी बेटी को, कवि लड़कियों को, दादी अपनी बेटी को। तो प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, माँ अपनी बेटी को। प्रश्न नंबर 36, लेखक के ज्ञान चक्षु कैसे खुले? नवाब साहब को देखकर, खीरा खाने का नया तरीका देखकर, गंध स्वाद की कल्पना से डकार लेता देखकर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, गंध स्वाद की कल्पना से डकार लेता देखकर। प्रश्न नंबर 37 है, मेदा क्या होगा? यानी मेदा शब्द का अर्थ क्या है? अमाशय, फेफड़ा, गुर्दा, पेट। इसके उत्तर के विषय में थोड़ा संशय है। कुछ किताबों में मेदा का शाब्दिक अर्थ अमाशय मिलता है और कुछ पुस्तकों में मेदा का शाब्दिक अर्थ पेट से भी लिया जाता है, लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा सटीक और सही उत्तर होगा वह होगा अमाशय। तो मेदा का क्या अर्थ होगा? मेदा का अर्थ होगा अमाशय। अतः विकल्प नंबर 37 में पहला और चौथा दोनों ही उत्तर सही माने गए हैं। प्रश्न नंबर 38, लेखक ने नई कहानी का लेखक किसे कहा है? स्वयं को, नवाब साहब को, नए लेखकों को, तीनों में से कोई नहीं।
तो प्रश्न नंबर 38 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। लेखक ने नई कहानी का लेखक नवाब साहब को माना है या कहा है। प्रश्न नंबर 39, मोतीलाल ने कितने समय में मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाया? महीने भर, 15 दिन में, 2-3 महीने में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा 39 नंबर प्रश्न का वह होगा विकल्प नंबर 1, महीने भर में। प्रश्न नंबर 40, ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुंकार रही थी में लेखक ट्रेन की किस स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं? ट्रेन सीटी दे रही थी, ट्रेन बिजली से चलने वाली थी, ट्रेन नए जमाने की थी, ट्रेन में भाप का इंजन था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जो ट्रेन चलती थी वह कोयले से चलती थी, और जब ट्रेन चलने वाली होती थी तो जो है बहुत, चूँकि कोयले से चलती थी इसलिए बहुत ज़्यादा धुआं ऊपर आसमान में निकलता हुआ दिखाई देता था ट्रेन से। तो ऐसी स्थिति में जो धुआं, काले काले धुएं ट्रेन जब छोड़ती थी, जो आसमान की ओर उड़ जाते थे, तो उन्हें देख करके ऐसा लगता था जैसे मानो ट्रेन फुफकार रही हो। तो यहाँ ट्रेन के फुफकारने से तात्पर्य है ट्रेन में भाप का इंजन था, इसलिए जब ट्रेन चलने लगती थी तो वह काले काले धुएं छोड़ती थी। तो प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, ट्रेन में भाप का इंजन था। प्रश्न नंबर 41, बादल कवि की किस भावना का प्रतीक है? जातीय, क्रांतिकारी, आंतरिक, राष्ट्रीय? तो सही उत्तर होगा बादल कवि की क्रांतिकारी भावना का प्रतीक है, अतः प्रश्न नंबर 41 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 42 है, बच्चों के काले काले घुंघराले बालों से किसकी तुलना की गई है? किरणों की, पक्षियों की, हिरणों की, बादलों की? तो प्रश्न नंबर 42 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, बादलों की। प्रश्न नंबर 43, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, रूपक? प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि घेर घेर शब्द यहाँ पर 2 बार भले ही आया है, लेकिन दोनों बार घेर घेर शब्द के अर्थ अलग अलग नहीं है। अगर घेर घेर शब्द के अलग अलग अर्थ होते तो यहाँ यमक अलंकार होता, लेकिन अलग अर्थ ना होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि घा वर्ण यहाँ पर कई बार आया है। और जब एक ही वर्ण किसी कविता अथवा काव्य में एक से अधिक यानी बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अतः प्रश्न नंबर 43 में विकल्प नंबर 3 होगा, अनुप्रास अलंकार। बादलों के उर में क्या है? सागर, विद्युत छवि, गृह छवि? इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 44 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, विद्युत छवि। प्रश्न नंबर 45 है, उन्मन और विकल कौन है? बादल, किसान, पशु पक्षी, धरती के प्राणी? तो उन्मन और विकल इन दोनों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल के रूप में माना है, इसलिए उन्मन और विकल ये बादल हैं। प्रश्न नंबर 46, हालदार साहब फिर कब उसी कस्बे से गुजरे? कुछ दिनों बाद, 1 महीना बाद, 15 दिन बाद, 5 दिन बाद? प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। प्रश्न नंबर 47 है, कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम किसे कहा गया है? धन एवं संपत्ति को, रूप एवं सौंदर्य को, वस्त्र एवं आभूषण को, स्त्रियों के गुण को? तो जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर 3, वस्त्र और आभूषण को। बढ़ी बुद्धि में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष और उपमा? तो बढ़ी बुद्धि में जो सही उत्तर होगा वह है अनुप्रास अलंकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 49, पाई है शब्द का अर्थ है पा लेंगी, भेजना, मिलना, पहले? तो जो सही उत्तर होगा वह होगा पा लेंगी, विकल्प नंबर 1। कन्यादान कविता के रचयिता हैं देव, तुलसी, ऋतुराज, नागार्जुन? तो कन्यादान कविता के जो रचयिता हैं वो ऋतुराज जी हैं, अतः विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 51 है, बाल गोविंद भगत पाठ की साहित्यिक विधा है संस्मरण,
रेखा चित्र, नाटक, कहानी, तो बाल गोविंद भगत यह राम वृक्ष वेनीपुरी जी का रेखा चित्र है। अतः प्रश्न नंबर 51 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 52 है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? कृष्ण के प्रेम से, गुण से, लिपटी चींटियों से, प्रेम के धागे से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, गुण से, लिपटी चींटियों से। प्रश्न नंबर 53 है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए, प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए, भीड़ कम होने को सोच करके, उपर्युक्त सभी। तो जो प्रश्न नंबर 53 है उसका विकल्प नंबर 4 सही होगा, उपर्युक्त सभी। हालांकि यहाँ पर संशय है, नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए, प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए, भीड़ कम होने को सोच करके। अतः प्रश्न नंबर 53 का पहला ऑप्शन तो सही होगा ही, इसके साथ साथ अन्य 2 ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो सकते हैं, इसलिए जो सही उत्तर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 54, फादर को सबसे अधिक दुख किस बात पर होता है? लोगों द्वारा किए जाने वाले झूठे वादों पर, जब कोई रिश्तों का निर्वाह नहीं करता, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर। फिर विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 53 है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था, अगर हम प्रश्न की ओर दृष्टिगत रूप से ध्यान दें तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। अतः प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 55 है, लक्ष्मण ने सूरवीरों की क्या पहचान बताई? वे अपनी वीरता का स्वयं बखान नहीं करते, वे तो युद्ध भूमि में अपना जौहर दिखाते हैं। विकल्प नंबर 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 56, बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभटमानी में छंद है दोहा, चौपाई, सोठा, कुंडलिया। तो तुलसीदास जी का जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसमें दोहा और चौपाई इन दोनों ही छंदों का प्रयोग किया गया है। तो बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभटमानी, इसमें जो है आपका चौपाई छंद है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 57 है, फादर कामिल बुल्के ने कहाँ से हिंदी में एमए किया था? इलाहाबाद, प्रयाग, दार्जिलिंग, कोलकाता। तो फादर कामिल बुल्के जी ने इलाहाबाद से एमए किया था, मास्टर ऑफ आर्ट किया था। विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 58, गोपियों ने योग संदेश की तुलना किससे की? हारिल पक्षी की लकड़ी से, कड़वी ककड़ी से, गुड़ से लिपटी चींटियों से, तेल से भरी गगरी से। तो सही उत्तर होगा कड़वी ककड़ी से गोपियों ने योग संदेश की तुलना की थी। प्रश्न नंबर 59, कवि बादलों को गरजने के लिए क्यों कहता है? धरती की गर्मी खत्म करने के लिए, क्रांति और चेतना लाने के लिए, लोगों को ठंडक प्रदान करने के लिए, लोगों को वर्षा का संदेश देने के लिए। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, क्रांति और चेतना लाने के लिए। प्रश्न नंबर 60 है, बादल गरजों में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? सर्दी, गर्मी, वसंत, वर्षा। तो बादल गरजों में कवि ने गर्मी ऋतु का वर्णन किया है, क्योंकि गर्मी से सभी लोग बेहाल थे, उन्मत्त थे, उदास थे, विकल थे और गर्मी की तपन से पीड़ित थे। इसलिए जो है कवि निराला जी बादलों का आह्वान करते हैं कि आप आइए, बरसिए और जो धरती गर्मी से तप रही है इसे शीतलता प्रदान करिए। जो लोगों का मन उन्मन और विकल हो गया है उन्हें भी नई चेतना प्रदान करने का प्रयास कीजिए। अतः प्रश्न नंबर 60 का
विकल्प नंबर 2 सही होगा। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण क्षितिज गद्य खंड और पद्य खंड से संबंधित 60 प्रश्नों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। ये 60 प्रश्न आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर सुनिएगा, ताकि आपको ये 60 के 60 प्रश्न अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।